अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फाजल मादे हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं और हमें इनके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। जी हाँ, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फाजल या वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी कह सकते हैं, जो हमारे जिगर की मेटाबॉलिज्म के बाद यानी हमारा जीवन के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उनकी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे जिस्म से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जिनमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र करता हूँ, हम बहुत सारी खुराक खाते हैं, उसमें से हमारा यूरिया होता है, वो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके अलावा अदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, मसल ब्रेक डाउन के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी हमारा जो है बॉडी से निकलना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इसमें वो क्यों ज़रूरी है और अगर वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट रहे तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और खाना जो है उसको फिर बाद में डाइजेशन के बाद हम पास आउट करते हैं थ्रू द फीसिस। लेकिन अब जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो अद्वियात के हवाले से। हम जितनी अद्वियात खाते हैं वो मैदे में या तो जाके अब्जॉर्ब होती हैं और जो उनका मेटाबॉलिज्म होती है वो उन जिगर के अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है, क्योंकि लीवर के अंदर मौजूद होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम जो कि मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट काम देता है। और जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली 2 स्टेजेस इसकी होती हैं, एक फेज़ 1 होती है और एक फेज़ 2 होती है। तो हमारी जो ड्रग्स होती हैं जो अपना इफेक्ट देती हैं तो लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज होती हैं और उसके बाद उन्होंने एक्सक्रीट आउट होना होता है। जी हाँ, जो एक्सक्रीशन होती है वो बहुत सारे फिनोमेना से हो सकती है। एक्सक्रीशन थ्रू द बाइल हो सकती है, एक्सक्रीशन थ्रू द इंटेस्टाइन हो सकती है, एक्सक्रीशन थ्रू द फीसिस हो सकती है, आपके पखाने से फाजल मादे निकल सकते हैं, आपके पेशाब से फाजल मादे निकलते हैं, आपके पसीने से, स्वेट ग्लैंड से यानी फाजल मादे निकलते हैं, आपके पित्ते की अंदर जो है वो फाजल मादे जाते हैं और वो फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल है वो है गुर्दे, किडनीज़। तकरीबन 90% हमारी सारी अद्वियात जो हैं वो अपना काम करने के बाद जब एक्सक्रीट आउट होती हैं यानी बॉडी से निकलती हैं तो वो पेशाब के थ्रू निकलती हैं और वो जो काम वो कौन कर रहा है, वो गुर्दे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे गुर्दों का परफेक्ट और ठीक होना इतना ही अहमियत का हमल है जितना हमारे जिगर का ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा जिगर बेहतर होगा तो जल्दी मेटाबॉलिज्म होगी और उतनी ही जल्दी वो अपने प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भेजेगा किडनी की तरफ ताकि किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर दे। इसीलिए 95% जितने भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी भी बीमारी पे तो डॉक्टर्स आपको 2 टेस्ट लाजमी सजेस्ट करते हैं। वो है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और दूसरा है RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। क्योंकि आपके जिगर का और आपके गुर्दों का ठीक होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आप जो अद्वियात खा रहे हैं, आप जो ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट बन के उनका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अगर एक यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप अपने LFT टेस्ट नहीं कराते तो 6 माह बाद अपने लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जिगर आपका। जिगर के बहुत सारे काम हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, सारी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इसके अंदर हो रहे होते हैं। अब किडनी की बात करें तो किडनी की बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर किडनी फेल होती है खुदा न खास्ता तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक किडनी पे आप एक रिसर्च के मुताबिक 8 साल सर्वाइव कर सकते हैं। आप अपनी किडनी को बेहतर कैसे रख सकते हैं, आपके गुर्दे बेहतर कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं चाह रहा था कि किडनी को बेहतर रखने के लिए एक तो अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोई दूसरे मसले नहीं है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और एक रिसर्च के मुताबिक अक्सर हम सुनते हैं दिन में 16 गिलास पिए, ऐसी बात बिल्कुल ठीक है, पी लेना चाहिए, लेकिन 8 से 12 गिलास रिकमेंडेड है जो एक दिन में आप पानी पी सकते हैं, जो कि पिया भी जाता है। और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो बहुत सारा मसला होता है कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होती है बुज़ुर्गों को, बड़ों को, तो वो अगर 16 गिलास पानी पिएंगे तो वो तो फिर भाग के वाशरूम ही जाएंगे। तो 8 से 12 गिलास पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके गुर्दों का मसला है तो आपको चंद अलामत आती हैं और अलामत ये हैं कि आपके पाँव और टांगें सूजना शुरू हो जाती हैं, उनमें एडीमा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, एडीमा एक ऐसी चीज़ है जिसकी यानी कि आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर आम सादा अल्फाज में बताएं तो पानी जमा होना शुरू हो जाता है। वो जब फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है तो उसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं।
وہ جو ایڈیما ہوتا ہے وہ انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے، اس کی وجہ سوزش ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی ویسلز اوز آؤٹ کر سکتی ہیں، ویسل سے جو ہے اس کے ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کے اندر جو امپورٹنٹ پروٹینز ہوتی ہیں وہ باہر آ سکتی ہیں۔ ہماری ویسلز کے اندر ایک آنکوٹک پریشر ہوتا ہے جو کہ مینٹین رکھتا ہے اس پروٹینز کے اندر، اور ایک آسموٹک پریشر ہوتا ہے، یہ دونوں پریشر کا بیلنس ہوتا ہے کہ ویسلز کی چیزیں باہر نہ آئیں اور باہر کی چیزیں ویسل کے اندر نہ جائیں، تو یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیلنس، اور وہ جو فلوئڈ باہر آتا ہے اس کو ہم ٹرانزیوڈیٹ یا ایکزیوڈیٹ کہتے ہیں، اور یوزلی اگر انفلیمیشن ہو، پاس سیلز بھی ساتھ ہوں، سوزش بھی ہو، تو ہم اس کو ایکزیوڈیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ علامات آپ کو آ رہی ہیں کہ آپ کے پاؤں یا آپ کے ٹخنے، یورک ایسڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے ٹانگوں میں سویلنگ ہو رہی ہے اور آپ کے باڈی پارٹس کے مختلف حصوں میں سوزش رہتی ہے، تو ہمیں اپنے کڈنی کے فنکشن کو فوراً سے پہلے چیک کروانا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کریٹینن لیولز بڑھ تو نہیں دے۔ تو یہ دوسری بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح کڈنیز کو ورک کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آئے دن آپ کو پیشاب کی نالی میں سوزش رہتی ہے، پیشاب کی نالی میں مسئلہ رہتا ہے، آپ کو جلن ہوتی ہے، آپ کو پیشاب لگ کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے گردے کبھی نہ کبھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں، کہ آپ کو کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں۔ کڈنی سٹونز کی وجہ سے ایک پرابلم ہوتی ہے ہائیڈرونیفروسس۔ ہائیڈرونیفروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کڈنی جیسے ایک پائپ ہے، اس کے اندر کوئی اگر پتھر آ گیا تو جب ہم پانی کا پریشر پڑتا ہے تو وہ پانی آگے نہیں جاتا، پیچھے بیک کرتا ہے، تو وہ پانی گردوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر انفیکشن کاز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گردے افیکٹ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کی کڈنیز فیلئر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ کڈنی سٹونز ہیں، آپ کی پتھری کی ہسٹری ہے، تو آپ اس کو رول آؤٹ کریں اور اس کی جڑ کی طرف جائیں کہ آپ کو دوبارہ بار بار کڈنی سٹونز نہ ہو، کیونکہ کڈنی سٹونز ریلیپس ہوتے ہیں، کڈنی سٹون بار بار آتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات بڑی امپورٹنٹ تھی۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی سیکشول لائف بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ سیکشول لائف میں ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جب آپ سیکشول ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے عضو کو لازمی طور پہ صاف کر لیں، یعنی کہ غسل تو فرض ہے، لیکن بعض اوقات سردی ہے، جیسے کہ اگر اسلام گنجائش دیتا ہے یا پہ مارجن ہے تو صاف کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے بہت سارے فاضل مادہ جو ہے وہ ہمارا سیمن کی فارم میں باہر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یورینری ٹریک جو ہے بعض اوقات لوگوں میں انفیکشن ہو سکتی ہے اگر وہ صاف نہیں کرتے، تو یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں پس سیلز ایکومولیٹ کر جاتے ہیں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسلام دین فطرت ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے بعد بھی ہم جو ہے اپنے عضو کو صاف کرتے ہیں اور سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد بھی صاف کرتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے گردوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، کیونکہ گردوں نے آپ کی بہت ساری ادویات کو ایکسکریٹ کر کے باہر بھیجنا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں۔ اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔